हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे प्रेजेंटेशन का जो विषय है वह है सामाजिक अनुसंधान के चरण भाग द्वितीय। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका प्रथम भाग बताया था, जिसमें हमने सामाजिक अनुसंधान के प्रथम 2 चरणों की विवेचना की थी। आज हम सामाजिक अनुसंधान के तीसरे चरण से प्रारंभ करेंगे। सामाजिक अनुसंधान का जो तीसरा चरण है वह कहलाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी उपकल्पनाओं का निरूपण। उपकल्पना का निरूपण सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। एक बार अध्ययन की विशिष्ट समस्या के निरूपण के पश्चात हम उन चरों के बीच संबंध को बताने के लिए उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, जिनके बीच संबंध ज्ञात करना ही हमारे अध्ययन का उद्देश्य होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उपकल्पना कहते किसे हैं या उपकल्पना क्या है और सामाजिक अनुसंधान में इसका क्या महत्व है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने उपकल्पना की एक छोटी सी परिभाषा दी है। A hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. अर्थात उपकल्पना एक ऐसा कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी शेष होती है। तो उपकल्पना वास्तव में एक सामान्यीकरण है, एक सामान्य नियम है, एक सामान्य संबंध है किसके बीच में, उन चरों के बीच में जिसके बीच संबंध ज्ञात करना ही हमारे अध्ययन का उद्देश्य होता है। तो हम पहले से ही कुछ मान लेते हैं, कोई अजम्पशन कर लेते हैं, कोई कल्पना कर लेते हैं कि जिन चरों के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है उनके बीच यह संबंध है और उसे एक वाक्य के रूप में प्रकट कर देते हैं। इसे ही हम उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें शिक्षा और जानकारी इन दोनों के बीच कोई संबंध ज्ञात करना है तो हमारी उपकल्पना क्या हो सकती है कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ जानकारी के स्तर में भी वृद्धि होगी। इस तरह हमारी उपकल्पना शिक्षा और जानकारी के बीच एक संबंध को बता रही है और यह संबंध सकारात्मक है, अर्थात एक के बढ़ने के साथ दूसरे में भी वृद्धि हो रही। अब प्रश्न यह है कि यह उपकल्पना हम क्यों बनाते हैं। यह उपकल्पना हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें यह दिशा निर्देश मिल जाए कि हमें किस तरह से तथ्यों का एकत्रीकरण करना है। तथ्यों के ढेर में से हमें कौन से तथ्य संकलित करने हैं जो हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी रहेंगे। तो इस प्रकार उपकल्पना एक दिशा सूचक यंत्र, एक कॉम्पस की तरह काम करती है, जो हमें गाइड करती है कि हम किस प्रकार तथ्य संकलन की दिशा में आगे बढ़े। इसलिए उपकल्पना बनाया जाना प्रायः बहुत आवश्यक होता है। उपकल्पना के किसी भी अध्ययन में सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कहां से हमें उपकल्पनाएं मिल सकती हैं। प्रायः उपकल्पना के 4 स्रोत होते हैं। पहला, जनरल कल्चर, यानी जिस संस्कृति में हम अध्ययन कर रहे हैं वह संस्कृति ही हमें उपकल्पनाएं प्रदान कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम भारतीय समाज में अध्ययन कर रहे हैं, परिवार का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी उपकल्पना में संयुक्त परिवार की अवधारणा अवश्य होगी, क्योंकि भारतीय समाज में परिवार की प्रकृति संयुक्त होती है। वहीं यदि हम पश्चिमी समाज में अध्ययन करते हैं तो फिर यदि पश्चिमी समाज में परिवार का अध्ययन कर रहे हैं
तो वह हमारी उपकल्पना में संयुक्त परिवार नहीं अपितु एकाकी परिवार होगा। तो इस तरह से जिस भी संस्कृति का अध्ययन किया जा रहा है वह संस्कृति हमें महत्वपूर्ण उपकल्पनाएं प्रदान करती है। हमारा जो दूसरा स्रोत है उपकल्पना का वह है अवेलेबल लिटरेचर, यानी उस विषय से संबंधित जो भी साहित्य है उसके अध्ययन से भी हमें नई नई उपकल्पनाएं मिल सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी कोई अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उस रिपोर्ट में वह आने वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए भी कुछ सुझाव, कुछ दिशा निर्देश देता है। वह यह बतलाता है कि उसके अध्ययन से जुड़े हुए कौन से ऐसे पक्ष हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिन पर और अध्ययन किया जा सकता है। तो उन अध्ययनकर्ताओं के अध्ययनों का अध्ययन करके हमें अपने विषय के बारे में नई नई उपकल्पनाएं प्राप्त हो सकती है। तीसरा जो सोर्स है वह है एनालॉजीज। एनालॉजीज का मतलब सादृश्य। सादृश्य का मतलब क्या है कि एक अलग विज्ञान में जो सिद्धांत विकसित किए गए हैं या जो नियम विकसित किए गए हैं उन नियमों और सिद्धांतों को अपने विषय के संदर्भ में उनका परीक्षण करना, यह कहलाती है एनालॉजी। उदाहरण के लिए उद्विकास का जो सिद्धांत है वो प्राणी शास्त्र में विकसित हुआ, लेकिन समाज शास्त्रियों ने यह सोचा कि जिस तरह से प्राणियों का सरल से जटिल की ओर विकास हुआ है, संभवतः समाजों का भी उसी प्रकार सरल से जटिल की ओर विकास हुआ होगा। तो क्यों ना इस विचार की या इस अजम्पशन की जांच की जाए। और बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इस संदर्भ में बहुत सारी संस्थाओं जैसे धर्म, जैसे समाज का उद्विकास का परीक्षण किया और यह पाया कि प्राणी के समान ही समाज का भी, संस्कृति का भी सरल से जटिल की ओर विकास हुआ है। तो इस प्रकार एक विज्ञान के में निर्मित सिद्धांत कई बार दूसरे विज्ञान को उपकल्पनाएं प्रदान कर सकते हैं। और अंतिम जो स्रोत है वह है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्ति स्वयं एक समाज का सदस्य होता है और समाज में रहते हुए उसके अपने सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में अपने अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर भी वो उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। जैसे यदि हम अपराध का अध्ययन कर रहे हैं और विशेष रूप से अगर हम बाल अपराध का अध्ययन कर रहे हैं तो एक अनुभव या एक विचार यह हो सकता है कि प्रायः ऐसे बालक बाल अपराध की ओर अधिक प्रेरित होते हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। तो इस प्रकार इस तरह के अनुभवों के आधार पर भी हम उपकल्पनाओं को विकसित कर सकते हैं। इसके बाद सामाजिक अनुसंधान का जो अगला चरण है वह है संबोधों की परिभाषा। सामाजिक अनुसंधान में इस चरण का भी अत्यधिक महत्व है। जब कभी भी हम सामाजिक अनुसंधान के लिए समस्या का निरूपण करते हैं और विषय से संबंधित उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं तो हम बहुत सारे तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। तो इस स्टेज पर, इस स्तर पर आकर यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन अवधारणाओं को, उन तकनीकी शब्दों को परिभाषित कर लें। ऐसा करना क्यों जरूरी होता है? ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समाज शास्त्र में हम जिन
टर्म्स का प्रयोग करते हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग करते हैं, जिन संबोधों का प्रयोग करते हैं, उन संबोधों का सामान्य संदर्भों में भी प्रयोग किया जाता है और उनका सामान्य अर्थ और समाजशास्त्रीय अर्थ बिल्कुल भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, समुदाय एक ऐसा शब्द है जिसको आम भाषा में भी जिसका रोज हम उपयोग करते हैं। प्रायः समुदाय को हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय यानी अलग अलग धार्मिक समूहों के संदर्भ में सामान्य भाषा में प्रयोग में लाया जाता है। उसी तरह से शिक्षक समुदाय या विद्यार्थी समुदाय के संदर्भ में भी हम सामान्य भाषा में इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से सामान्य भाषा में समुदाय शब्द को व्यक्तियों के एक समूह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो किसी रूप में एक दूसरे के समान हो। लेकिन समुदाय का समाजशास्त्रीय अर्थ उसके सामान्य अर्थ से बिल्कुल भिन्न है और इसलिए यह बहुत आवश्यक होता है कि हम समुदाय के समाजशास्त्रीय अर्थ को डिफाइन कर दें, परिभाषित कर दें, ताकि उसका कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जा सके, उसका कोई त्रुटिपूर्ण इंटरप्रिटेशन ना हो सके। इसके साथ ही एक और बात महत्वपूर्ण है जहां तक संबोधों की परिभाषा का प्रश्न है। कई बार किसी एक अध्ययन में कोई एक कॉन्सेप्ट अपने बहुत ही सीमित अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, तो हमें हमेशा यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे विशिष्ट अध्ययन में उस शब्द का क्या अर्थ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम सिरोही के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत जो नियमित विद्यार्थी हैं, उनकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और हमने अपने अध्ययन का जो समस्या है उसमें लिखा कि हम विद्यार्थियों के व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं का अध्ययन करना चाहते हैं। अब विद्यार्थी जो शब्द है इसका व्यापक अर्थ है। विद्यार्थी स्कूल का विद्यार्थी भी हो सकता है, विद्यार्थी कॉलेज का भी हो सकता है, लेकिन स्कूल के विद्यार्थी की महत्वाकांक्षाएं और कॉलेज के विद्यार्थी की महत्वाकांक्षाओं में बहुत अधिक अंतर होता है। तो इसलिए हमें यह डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे विशिष्ट अध्ययन में विद्यार्थी से तात्पर्य केवल और केवल राजकीय महाविद्यालय सिरोही में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों से है। तो इसलिए हमारे अध्ययन में विद्यार्थी शब्द का क्या सीमित अर्थ है वह हमें स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि उसके कोई गलत या त्रुटिपूर्ण इंटरप्रिटेशन न हो सके। इस तरह की परिभाषा को हम वर्किंग डेफिनेशन या कार्यकारी परिभाषा कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने फिर सामाजिक अनुसंधान के 2 चरणों को देखा। इसके आगे का विवेचन हम अगले आने वाले वीडियोस में करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। धन्यवाद।